सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया और कूलम्स के थ्रू जो फोर्स लगते हैं वो भी फाइंड कर चुके हैं हम लोग पिछले लेक्चर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहली बात होती है फील्ड। फील्ड से दिमाग में एक ऑरा क्रिएट होता है। फील्ड मतलब कोई एक एरिया होगा, कोई एक जगह होगी, है ना। फील्ड का मतलब होता है जैसे जंगल में शेर, लायन, उसका अपना एक एरिया है। उस एरिया में जो भी एंट्री करेगा उसको उस शेर से परमिशन लेनी है, और अगर उसने परमिशन नहीं ली तो वो शेर क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। क्लियर? अटैक कैसे करेगा? चिल्लाकर नहीं, वो लगाता है फोर्स। वैसे ही चार्ज का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक फील्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई चार्ज है Q, और इस Q से कुछ दूर चलने पर क्या हुआ, यहाँ चलने पर ये एक पॉइंट है, कोई पॉइंट P है। एक दूसरा चार्ज Q0 टहलते हुए आया, टहलते आते आते वो यहाँ पहुँच गया। इनका फील्ड स्टार्ट हो गया कि तुम मेरे फील्ड में आ गए और मेरे फील्ड के पॉइंट P पर आ गए हो। अब मैं क्या करूँगा, तुम पर अटैक करूँगा, तुम पर एक फोर्स लगाऊँगा। वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज यानी Q0 अपॉन R², यानी R क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। और मैं एक चीज़ कहूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं R कैप। अब R कैप क्या है? डिस्टेंस तो समझ में आता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। R कैप क्या है? R कैप एक्चुअल में होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर पढ़ा होगा, उसमें होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 ही क्यों लिया? 1 इसलिए लिया क्योंकि 1 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करो ना, वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, जानते हैं। तो R कैप से इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। R कैप इज़ द यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पास एक चीज़ और है, क्योंकि ये वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर अपने मैग्नीट्यूड से इस पर ये फ़र्क नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन से करेगा, ये बताएगा डायरेक्शन। तो R कैप इज़ द डायरेक्शन, कहाँ है, फ्रॉम पॉइंट A टू P, पॉइंट A टू P, यानी ये क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू P। यानी ये क्या कर रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि इस Q0 पर जंगल के शेर ने फोर्स लगाया है, इस पर इसने नहीं लगाया है। इज़ इट क्लियर? इससे देख के घबराएंगे तो नहीं कि ये नई चीज़ क्या आ गई। फॉर्मूले में कूलम लॉ का फॉर्मूला यही है, जब वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया फोर्स की बात। फोर्स की बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = फोर्स अपॉन Q0, फोर्स अपॉन, और Q0 कौन होगा, जो आया है, जो आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, F/Q0, यानी Q0 इज़ द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज कैसे? भाई कह रहे थे कि बगल में एक जंगल है, वहाँ एक शेर रहता है, बड़ा ख़तरनाक है। तो इन साहब ने कहा कि मैं टेस्ट करने जाऊँगा, ख़तरनाक कितना है। तो ये चले गए पॉइंट P पर। तो ये क्या है, ये टेस्ट है। अब ये टेस्ट होने गए हैं, अब शेर ने निपट दिया इन्हें, तो ये कहेंगे भाई शेर ख़तरनाक था। क्लियर? तो इन्हीं को टेस्ट किया गया। फिर अब जो टेस्ट होगा वही तो ख़त्म होगा ना। इसीलिए जब यहाँ पर F की वैल्यू रखेंगे तो क्या कटेगा, Q0 तो कट जाएगा ना। देखो Q0 ऊपर है, यहाँ F की वैल्यू रख दोगे, यहाँ F की वैल्यू रख दोगे तो क्या Q0 नीचे से कट नहीं जाएगा। इसीलिए जो E आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। जो टेस्ट करने आए थे ना वो गायब हो गए और इसने बता दिया कि मैं शेर हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, P में आना नहीं तुम। क्लियर? तो एक बात याद रखिए, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे ना
जो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका चार्ज रखा जाएगा, उसका चार्ज की वैल्यू नहीं रखी जाएगी जो टेस्ट होने आया था। अक्सर गलती होती है, क्वेश्चन देता है 2 चार्ज की वैल्यू देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ किसकी वैल्यू रखी जाए। वो क्यू नॉट तो कह के देता नहीं है, हम तो अपने हिसाब से क्यू नॉट अलग दिखाने लिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो जंगल का शेर है, उसकी वैल्यू यहाँ रखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सही वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अच्छा, यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन कूलम। भाई फोर्स यानी न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो यहाँ यूनिट हो जाएगा, ये देखो मैंने लिखा भी है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है भी दोबारा। तो आइए एक टॉपिक समझते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है। क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, क्वांटम फिजिक्स में होता है कि जो चार्ज होता है ना वो पैकेट के फॉर्म में आता है। चार्ज पैकेट के फॉर्म में, कहते हैं एच न्यू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, अभी हम लोग लास्ट में बोर्ड में लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन जहाँ पर भी चार्ज होता है ना, वो हम मान के चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि बहुत सारी मोतियाँ हैं, छोटे छोटे पर्ल हैं, हमने बिखेर दिए हैं, चावल है, दाल है, बिखेर दिए, तो डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे दाने हैं बिखेर दिए, डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरीके से चार्ज को भी माना जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। क्लियर, उसी कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह तरीके से बिखेरे जाएंगे। जैसे अगर 3 डायमेंशनल में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनल में। जैसे कि एरोप्लेन के चारों तरफ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब एरोप्लेन जब उड़ेगा तो क्या करेगा, वो 3 डायमेंशनल एरिया कवर करते हुए चलता है, नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, चारों तरफ चलता है ना, तो क्या वो 3 डायमेंशनल एरिया कवर करता है। या आप कोई क्यूब लीजिए, क्यूब के सारे सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों आ जाती हैं उस पर, तो उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी से एक टर्म निकल के आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल होता है, जैसे हम लोग डेंसिटी जानते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू m/v, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी हो गया। मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। क्या है, चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, वहाँ मैं भूल गया तो यहाँ लिख दिया। रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv, मतलब छोटा एरिया लिया हमने, छोटा चार्ज है तो dq अपॉन dv। क्लियर, ऐसे ही एक है। उसके बाद आता है अगर कोई एरिया वाइज हो मामला, जैसे जिसमें लेंथ और विड्थ हो सिर्फ, तो क्या होगा, सिर्फ एरिया होगा। अब वहाँ पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, अब उसी से निकल के आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वहाँ पर हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था, यहाँ पर एरिया से डिवाइड करेंगे। सो ds इज़ द एरिया, ds इज़ द एरिया। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से। और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वॉल्यूम से करेंगे। और उससे सिंपल होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल लाइन है, इस पर लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चार्ज रख दिए गए लाइन से, जैसे मोती पहनते हैं ना, माला पहनते हैं, तो वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पर्ल क्या हो गया, एक चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वो चाहे कर्व में हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, है तो लाइन ही है, तो सिंगल सिंगल का अरेंजमेंट, उसे कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी से टर्म निकल के आता है लाइन चार्ज डेंसिटी। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, सिंपल था। ठीक है, चलिए इसी पर फ़ौरन एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोग भी ऑनलाइन वाले पहले न्यूमेरिकल देख लीजिए, बाकी जिनका छूटा होगा वो मैं भी नोट करा दूंगा आपको ना। पहले न्यूमेरिकल सभी लोग समझिए, एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। वो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्वेश्चन समझो है क्या, कह रहा है एक वाटर ड्रॉप है, मान लो ये वाटर ड्रॉप है, ये ऐसे है, इसको सपोर्ट करना है, इसे रोके रखना है। अच्छा, ये किसी फोर्स की वजह से गिर रहा होगा,
क्या फोर्स है? किसी चीज़ को उसका वेट उसे नीचे लेके जाता है, जाहिर सी बात है। वेट कितना? m इंटू जी। तो अगर मैं कहूँ कि कोई एक ड्रॉप है, ये है ड्रॉप, इसको कौन सा फोर्स लेके जा रहा होगा? F नीचे, उसकी वैल्यू होगी mg। आप चाहते हैं इस ड्रॉप को रोक दिया जाए, आप क्या करेंगे? एक फोर्स इसके अपोजिट में लगा देंगे। तो हमें क्या करना है? एक फोर्स इसके अपोजिट में लगा देना है। ये अगर F1 है तो हमें F2 लगाना है, और शर्त ये है F1 इज इक्वल टू F2 होगा तभी ये रुकेगा। इज इट क्लियर? कोई अब बच्चा है, वो ऊपर गिर रहा है, छोड़ देंगे गिर जाएगा, उसका वेट है 10 kg, तो आप क्या करेंगे? आप 10 kg का एक फोर्स लगाएंगे ताकि उस बच्चे को रोक सकें। सिंपल वही लॉजिक है। तो कह रहा है कि रोकना कैसे है? रोकना कैसे है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा? फोर्स लगेगा ना। मैंने कहा था ना, जहाँ फील्ड होगा वहाँ फोर्स लग जाएगा, तो वो फोर्स लगेगा। तो कह रहा था वो फोर्स हमें नहीं चाहिए, हमें वो फील्ड चाहिए। अब एक बात बताओ, जो E होता है वो होता है F/Q। क्या हमें अगर F आ जाए तो क्या हम E कैलकुलेट कर लेंगे? या मैं ये कह दूं कि F इज इक्वल टू QE, सही है? तो यही तो, ये नीचे से कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? फील्ड वाला ना। ये F2 है, तो यही तो 2 होगा जो हम लगाएंगे नीचे फील्ड के थ्रू। यानी होना ये चाहिए F1 इज इक्वल टू F2। F1 कौन सा फोर्स है? वो है mg, और F2 कौन सा फोर्स है जो हम लगाएंगे? किसके थ्रू लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए से। वही इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड E mg/Q। m की वैल्यू कितना है? किलोग्राम में ऑलरेडी है, 10⁻³ g 9.8 ले लेते हैं। Q की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये समझो कैसे है पता है? मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट, उसका नॉर्थ बार और साउथ बार देखिए। तो नॉर्थ को नॉर्थ से लगाएंगे तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। तो अगर कोई पेन लटक रहा है, उसका नॉर्थ बार नीचे है, और आप क्या चाहते हैं? ऐसे करो, मान लो ये कैप नॉर्थ बार है और ये भी नॉर्थ है। अगर ये ऐसे लटक रहा, गिर रहा है, मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? साउथ नीचे लगाऊँ या नॉर्थ लगाऊँ? नॉर्थ लगा दीजिए, ये इसको रिपेल करेगा, रोक देगा। तो ये नॉर्थ बार क्या कर रहा है? ये ये एक फील्ड लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग जा रहा है जिसको रोक रहा। वही काम हमने यहाँ किया कि बेचारा एक ड्रॉप गिर रहा था, हमने एक चार्ज लगा दिया। चार्ज क्या किया? चार्ज कहा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊंगा। उसने फोर्स लगाया, रोक दिया। तो पहले उसने फील्ड लगाया, फील्ड की वजह से फोर्स लग गया, तो हमने वो फील्ड कैलकुलेट करके दे दिया इनको। बात समझ में आ गई होगी? नोट कीजिए इसको, अगला न्यूमेरिकल लगाएंगे भी। तो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। मतलब एक ड्रॉप लिया छोटा सा, उसका अपना एक रेडियस है, ठीक, उस पर एक चार्ज है। कह रहा है कितने ड्रॉप्स लिए? 64। कितने लिए? तो इन 64 ड्रॉप को मिला दिया गया, तो क्या चार्ज भी ऐसे ही जुड़ जाएंगे? हाँ, जुड़ जाएंगे। चार्ज ऐड होते, मैंने आपको बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, सबको ऐड कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। तो चार्ज क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, सही बात भी है। कह रहा है फ्रॉम बिगर ड्रॉप फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ़ नो चार्ज इज़ लॉस्ट। यानी 64 को जोड़ दिया, कोई इधर उधर गया नहीं, तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी पर फ़र्क पड़ेगा? देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में करके, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वो था dQ/ds सिग्मा इज इक्वल टू, ये तो था। मैं अगर dQ हटा करके सिंपल कर दूं तो ये हो जाएगा Q/S। बहुत सारे चार्ज हैं तो Q कर दो उसे, मतलब ऊपर होगा चार्ज, नीचे होगा एरिया। नीचे क्या होगा? एरिया। वो कह रहा है ये सिग्मा की जो वैल्यू है, जब पहले सिंगल ड्रॉप था
और बाद में कंबाइंड किया गया तो क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यही करना है सिर्फ। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े वाले जो हम ड्रॉप बनाएंगे उसका रेडियस फाइंड करते हैं, तभी तो उसका वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। होता क्या है ना कि कोई चीज़ जब आप मिक्स करते हैं ना तो क्या चीज़ बदलती है क्या नहीं बदलती। जैसे आप डेंसिटी वही रहेगी, वॉल्यूम वही रहेगा। एक का वॉल्यूम ड्रॉप का चार्ज का मल्टीप्लाइड बाई 64 इज इक्वल टू बड़े का वॉल्यूम, ये इक्वल होता है। यही हम काम करेंगे, आर फाइंड कर लेंगे, और आर फाइंड कर लेंगे तो हमें एरिया फाइंड करना आसान हो जाएगा। देखो एक बात समझो, क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल चार्ज मतलब सर्कुलर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है? स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3 पाई आर कितना है छोटे वाले का, 0.02 मीटर, यानी 0.02 का क्यूब। ये किसका है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम। अगर मैं 64 ड्रॉप का पता करूँ, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4/3 पाई 0.02 क्यूब। 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एक की वैल्यू है ना, एक में 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 का वॉल्यूम आ गया। क्या यही 64 मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो क्या बिग ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। जब वो ड्रॉप बड़ा बन गया तो उसका रेडियस तो बड़ा बन गया ना, यानी वो हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सही है? क्या ये इसके इक्वल होगा, हाँ इक्वल होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स। यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई 0.02 क्यूब, ये वाला टर्म लिख दिया। देखो सिंपल कैसे कटेगा, बहुत आसान है। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, यहाँ क्या है आर क्यूब, अगर क्यूब हटाओगे तो ये अंडर रूट क्यूब में जाएगा ना, जाएगा तो क्या जाएगा 64 इंटू 0.03 का क्यूब अंडर रूट क्यूब। सही है? ये किसका क्यूब है, 4 का, 8 का तो स्क्वायर है, 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, फिर इंटू 4 64 होता है, 4 का क्यूब है, और ये तो क्यूब है ही, तो क्या यहाँ सिर्फ 4 नहीं आ जाएगा, और यहाँ 0.02 ही तो आएगा, क्योंकि ये क्यूब है ना। देखो ना यहाँ क्या आएगा, देखो आएगा 0.08 सिंपल मीटर में। अरे यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 0.02 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 0.08। ईजी है, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं किसी को। ये किसका रेडियस आ गया, बिग ड्रॉप का, बड़े वाले का। अब जब रेडियस आ गया तो हम लोग उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जब एरिया फाइंड कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो लिखते हैं सरफेस, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज। कह रहा सरफेस इलेक्ट्रिफिकेशन क्या बदले जाएगा और कैसे बदलेगा, तो अब रेशियो निकाल देना। जब मिल गए तो कितना हुआ, जब नहीं मिले तो कितना हुआ। समझ गए? एक काम करिए, पहले आप इतना नोट कीजिए और समझते हुए नोट कीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो वो मुझसे पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँ, वरना जो है एक साथ हो जाएगा ना तो आपको दिक्कत होगी। चलिए, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/S, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, Q कितना है भाई, स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो हटाते हैं तो क्या लगता है, माइक्रो,
माइक्रो हटाएंगे तो क्या लगेगा, 10⁻⁻⁶ क्या लगेगा। हाँ, याद कर लीजिए इसे, सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। अब आपका क्वेश्चन यहीं अटक जाएगा सिर्फ ना ये याद करने पर, क्वेश्चन आता हुआ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह है 5 कितना है भाई, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन एरिया, स्फेयर के एरिया। अभी हमने वॉल्यूम लिखा था, अब मैं एरिया लिखूँगा। एरिया होगा 4πr², 4πr², 4πr²। यहाँ पर लिख देते हैं σ1 कह देते हैं इसको, स्मॉल ड्रॉप के लिए है 5 × 10⁻⁻⁶ 4π, और ज़रा स्मॉल ड्रॉप का रेडियस बताइए, वो था 0.02, 0.02 का स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कब है, जब सिंगल ड्रॉप लिया। अब हमने बड़ा ड्रॉप भी तो बना दिया है, उसका रेडियस भी फाइंड कर दिया है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। यानी हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। ये तो पूछ रहा है कि भाई पहले जितना था और बाद में जितना हुआ, क्या चेंज आया। तो यहाँ पर होगा σ2 = चार्ज कितनी वैल्यू भाई, 5 × 10⁻⁻⁶। क्या बिग ड्रॉप पर भी इतना ही चार्ज होगा, क्यों, कितने ड्रॉप से मिला के बना वो, 64 से मिला के बना है भाई। और हर ड्रॉप कितना लेके आया, हर ड्रॉप इतना लेके आया × 64। हाँ, ये ध्यान रखना है। ये तो बेचारा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसको, 64 ड्रॉप हमने बाप में मिलाने में, हर चार्ज लेकर के आया था। ठीक है, इसके बाद एरिया 4π। अब आर कौन सा रखेंगे, हाँ 0.08, ये बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा ड्रॉप हो चुका है। तो 0.08 का स्क्वायर। देखो अब क्वेश्चन ना ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, सॉल्व कैसे किया जाए। पूछ क्या रहा है, कितना चेंज आया, तो क्या करो, एक से दूसरे में डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। यानी फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, तो σ1/σ2। पहले σ1 की वैल्यू रखो, 5 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 4π.02 का स्क्वायर। क्या ये वाला टर्म अगर मैं नीचे रखूँगा तो पलटेगा, ये तो जानते हैं, पलट के नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो नीचे वाले को ऊपर पहुँचा दिया हमने, और ऊपर वाला नीचे। 5 × 10⁻⁻⁶ × 64। अब देखो काटो, अब कटेगा 5 से 5, 4π से 4π, और यहाँ पर 64 है। देखो यहाँ पर क्या है 64, और यहाँ 0.08 का स्क्वायर है। तो एक काम कर सकते हो आप एक काम करो, इसको सॉल्व भी कर लो। 8 से मल्टीप्लाई करो 64, तो ये आ गया 64, और 2 प्लेस पर पॉइंट है, स्क्वायर करोगे तो 4 प्लेस हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 0 0, सही है, अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई करो 4, और कितने पॉइंट पर, प्लेस पे है, 2 प्लेस पर, स्क्वायर करोगे 4 प्लेस पर, तो एक है 1 2 3, ठीक, × 64, सही है। अब देखो कुछ कट रहा, कितने प्लेस पर पॉइंट है, 4 प्लेस पर। यहाँ कितने प्लेस पे है, 4 पर, उड़ा दो, प्लेस बराबर हो तो उड़ा दो, ख़त्म। ऊपर 64, नीचे 64, कट गया, क्या बचा 1/4। क्या σ1 = σ2 = 1:4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, इसका मतलब हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना पहले था बाद में उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, अगर 64 ड्रॉप्स को मिला दोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया होगा सबको, क्या चीज़। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी तो था, ये भी कट कर दीजिए, दोनों जगह है, कट हो गया वो, क्लियर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल अभी आते रहेंगे, मैंने अभी न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं लगवाए हैं। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इससे रिलेटेड भी, जैसे कूलम लॉ मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन उसके न्यूमेरिकल तो अभी भी आ रहे हैं, उसके फॉर्मूले दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आपको दिखते रहेंगे ना,
तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपको कुछ अभी न्यूमेरिकल भेजूंगा होमवर्क में, आपको सॉल्व करना है उसे। ओके, बताइए।